2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कुछ ऐसे शुरुआत की। कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अच्छे दिन पर क्या 2026 यानी 12 साल बाद भी करप्शन खत्म हुआ? अब एक दूसरी स्टोरी। 1965 एक छोटा सा देश, गंदे नाले, स्लम्स, फिक्स्ड रेट ब्राइब्स। लोग कहते थे ये कंट्री कभी डेवलप नहीं हो सकता। उस देश का नाम था सिंगापुर। आज दुनिया के रिचेस्ट कंट्रीज में से एक। करप्शन केस 1 साल में क्लोज, कन्विक्शन रेट ऑलमोस्ट 99%। तो सवाल सिंपल है, सिंगापुर ने ऐसा क्या किया जो इंडिया 10 साल में भी नहीं कर पा रहा? क्या डिफरेंस लीडर का था या सिस्टम का? क्या करप्शन सिर्फ ईमानदारी का इशू है या फिर डिजाइन का? और सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, अगर सिस्टम ही करप्शन फ्रेंडली हो तो कोई भी लीडर उसे कैसे हरा सकता है? सो आई एम डॉक्टर मृणाली, लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 1, मोदी का एंटी करप्शन नैरेटिव। 2014 का इलेक्शन इमोशनल था। लोग गुस्से में थे। 2G स्कैम, कोल स्कैम, हर दिन न्यूज में सिर्फ करप्शन था। सड़कों पे प्रोटेस्ट हो रहे थे और एक नाम हर जगह सुनाई देता था, अन्ना हजारे। अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल की और इसी हवा में नरेंद्र मोदी ने 2014 के इलेक्शन में इसी नैरेटिव को कैप्चर कर लिया। मैसेज सिंपल था, मैं सिस्टम को साफ करूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और ऑनेस्टली बोलूं तो कुछ चीजें सच में चेंज हुई। यूपीआई आया, आज सब्जी वाले से लेकर मॉल तक हर जगह QR कोड चल रहा है। कैश का झंझट खत्म हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू हुआ, बिचौलिए थोड़ा साइड हुए, करोड़ों लोग बैंक सिस्टम में आए, GST लगा, एक कंट्री टैक्स का आइडिया आया। पहले जो थोड़े थोड़े से काम पे चाय पानी देना पड़ता था वो थोड़ा कम हुआ। अब सेकंड चैप्टर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। सरकार ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, कैश की फंडिंग कम होगी, व्हाइट मनी सिस्टम में आएगा। लेकिन क्रिटिक्स ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आते ही ट्रांसपेरेंसी कम हो गई। क्यों? क्योंकि डोनर अनोनिमस था। पब्लिक को पता ही नहीं कि कौन किस पार्टी को फंड कर रहा है। डेटा क्या कहता है, 2018 से 2024 तक हजारों करोड़ रुपए बॉन्ड्स के थ्रू पार्टीज को मिले, जिसका मेजर शेयर रूलिंग पार्टी को गया। फिर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सेम स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट ने कहा वोटर्स का राइट टू नो इम्पोर्टेंट है। आज सवाल ये है, क्या ओपेक फंडिंग पॉलिटिकल करप्शन का ब्रीडिंग ग्राउंड है? सपोर्टर्स का कहना है कि कम से कम पैसा बैंक के थ्रू तो आ रहा है, सूटकेस में कैश तो नहीं मिल रहा। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि पैसा किसने दिया? अगर कोई कंपनी किसी पार्टी को पैसा दे रही है तो सारे कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिलेंगे, तो सवाल तो उठेगा ना। बाकी देश को पता ही नहीं होगा कि क्या चल रहा है। फिर लोग कैसे जज करेंगे? वोट देते वक्त कैसे डिसाइड करेंगे? इंडिया में इलेक्शन लड़ना महंगा है, बहुत महंगा। रैलीज, एड्स, ग्राउंड वर्कर्स, ट्रैवल्स, सब चीज में पैसा लगता है, तो पैसा आएगा कहाँ से? ये सवाल तो हर पार्टी के लिए है। अब चैप्टर 3, ED CBI रेट। ED केसेस 2014 के बाद मल्टीपल टाइम्स बढ़े। डेटा शो करते हैं 2004 से 2014 तक ED ने लिमिटेड केसेस को फाइल किया। 2014 के बाद ये नंबर शार्पली राइज हुआ। सपोर्टर्स बोलते हैं एक्शन तो हो रहा है, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है क्या ये एक्शन पॉलिटिकली सिलेक्टिव है? पैटर्न क्या था? अपोजिशन लीडर पे रेड, फिर कुछ लीडर पार्टी को स्विच करते हैं और फिर केस धीरे हो जाता है। इज दिस कोइंसिडेंस और परसेप्शन प्रॉब्लम? अब चैप्टर 4, सिंगापुर। 1960s का सिंगापुर इमेजिन कीजिए, ना कोई ऑयल ना कोई नेचुरल रिसोर्स, जमीन इतनी छोटी कि फैलाव का ऑप्शन नहीं, अपना पानी तक सिक्योर नहीं था, मलेशिया से इंपोर्ट करना पड़ता था। हर तरफ स्लम्स, अनएम्प्लॉयमेंट हाई, चारों तरफ कम्युनल टेंशन और करप्शन इतना कॉमन था कि लोग सीधे पूछते रेट क्या है? फाइल आगे बढ़ानी है, काम करवाना है, बस रेट को फिक्स करो। देश लग रहा था जैसे कोलैप्स के एज पे खड़ा हो। तभी एंट्री होती है एक लीडर, ली कुआन यू की। एक ऐसा लीडर जिसने सिर्फ रूल्स नहीं बदले बल्कि पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया। ली कुआन यू ने एक सिंपल ट्रुथ को समझा, करप्शन सिर्फ मोरल प्रॉब्लम नहीं बल्कि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है। उसने इमोशनल स्पीचेस या मोरल कैंपेन्स नहीं किए। ली कुआन यू का मानना था वर्ड्स को सब बोल सकते हैं। आई एम ऑनेस्ट, आई सर्व द नेशन, आई एम डिफरेंट। लेकिन लोग सुनते कम है बट देखते ज्यादा है। अब यहाँ बिहेवियर इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट आता है, सिग्नलिंग। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप चाहते हो कि लोग आप पे ट्रस्ट करें तो आपको कुछ वैल्यूएबल सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अब थोड़ा कंपेयर करते हैं, इंडिया में पावर कैसे दिखती है? बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, VIP कल्चर, रेड लाइट्स, बॉडीगार्ड्स और बड़े बड़े बंगला। सिंगापुर में जब आजादी मिली तो वहाँ के PM बने ली कुआन यू। उनका ऑफिशियल रेजिडेंस था एक ग्रांड कॉलोनियल बंगला, इम्प्रेसिव, इलाइट। वो वहाँ रह सकते थे, लेकिन क्या उन्होंने चूज किया? नहीं। क्यों? क्योंकि सिंबोलिज्म मैटर करता है। ली कुआन यू ने एक अलग एजेंसी बनाई जिसका नाम रखा करप्शन प्रैक्टिस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ये एजेंसी किसी के दबाव में नहीं थी बल्कि सीधा काम करती थी। जिस पे शक हुआ उसकी जांच, तेजी से केस, तेजी से सजा।
वहाँ केसेस 10 से 15 साल तक नहीं लटकते बल्कि महीनों में फैसला हो जाता है। और सबसे कड़क रूल क्या था, यदि किसी नेता या अफसर के पास उसकी कमाई से ज्यादा पैसा या प्रॉपर्टी मिले तो सीधा सवाल होता, ये पैसा कहाँ से आया, प्रूफ देना उसकी जिम्मेदारी। और ये रूल लोगों को डरा देता था। डर का मतलब था यदि पकड़े गए तो बचेंगे नहीं। वहाँ सजा कितनी बड़ी है ये इम्पोर्टेंट नहीं था, इम्पोर्टेंट था पक्का पकड़े जाओगे। नाउ कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में एजेंसीज हैं CBI, ED, केसेस रजिस्टर होते हैं, हेडलाइंस बनती हैं। फिर क्या होता है, ट्रायल सालों तक चलते हैं, कभी 10 साल तो कभी 20 साल, फाइल्स पेंडिंग, अपील्स पेंडिंग, डिले पे डिले। और तब तक एक्यूज सोचता है शायद मैनेज हो जाएगा, लॉयर्स को हैंडल कर लेंगे। टाइम के साथ साथ केस ठंडा पड़ जाता है और डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब एक सिंपल सवाल, यदि एक साल में 100 में से 99 लोग जेल चले जाते हैं तो क्या आप घूस लेने का रिस्क लोगे? कमेंट्स में बताओ। चैप्टर 5 पॉलिटिशियन सैलरी। यदि सरकार बोले नेताओं की और सैलरी बढ़ा दो तो आप क्या कहोगे? अरे पहले ही इतना ले लेते हैं और कितना दोगे? पर एक देश ने ऐसा ही किया जिसका नाम है सिंगापुर। वहाँ मिनिस्टर्स की सैलरी प्राइवेट कंपनीज के टॉप लोगों जैसी रखी गई। एंट्री लेवल मिनिस्टर्स मतलब $1 मिलियन साल का, और PM दुनिया के सबसे ज्यादा पेड लीडर्स में से एक। अब सवाल आता है क्यों? तो लॉजिक सिंपल है, अगर कोई आदमी प्राइवेट जॉब में करोड़ों कमा सकता है तो पब्लिक सर्विस में आके उसका नुकसान क्यों हो? और अगर सैलरी अच्छी लगी तो रिश्वत लेने का चांस कम होगा। अब इंडिया में देखो, यदि आपकी सरकारी नौकरी है तो हर डिपार्टमेंट में सैलरी ऑलमोस्ट फिक्स है, 1 to 2 लाख रुपीस पर मंथ। फिर चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या पॉलिटिशियन, इंडिया में आज इलेक्शन लड़ना सस्ता नहीं है। बड़े लेवल का इलेक्शन तो 20 से 50 करोड़ आराम से खर्चा हो जाता है। रैलीज, गाड़ियाँ, वर्कर्स, पोस्टर्स, एड्स, सब में पैसा लगता है। और ऑफिशियल सैलरी, आप सीधा सवाल, अगर एंट्री में इतना ज्यादा पैसा लगे तो आदमी सोचेगा ही रिकवर कैसे किया जाए। और यहीं से एंट्री होती है सेटिंग की, यानी जुगाड़ की। सिंगापुर ने एक और काम किया, इलेक्शन खर्चे को लिमिट कर दिया। हर पोस्टर का हिसाब, हर बैनर का रिकॉर्ड, ₹1 तक का डिटेल। यदि लिमिट तोड़ दी तो सीट भी जा सकती है। वहाँ एक सिंपल रूल है, यदि खर्चा ज्यादा किया तो इलेक्शन से बाहर। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इलेक्शन नीलामी जैसा नहीं रहा, जिसके पास पैसा है वही जीते। ऐसा सिस्टम कमजोर हो गया। वहाँ कंपटीशन पैसे से कम बल्कि काम से ज्यादा होने लगा। अब आपके लिए सवाल, क्या इंडिया में सैलरी बढ़ा देने से करप्शन खत्म हो जाएगा? 3 लेसन्स दैट लर्न फ्रॉम सिंगापुर। सबसे पहला, ईमानदारी फ्री नहीं होती। अगर पब्लिक जॉब में आप सैलरी कम दोगे और पावर ज्यादा दोगे तो डेफिनेटली लोग शॉर्टकट्स ढूंढेंगे। दूसरा लेसन, डर सजा से नहीं बल्कि पकड़े जाने की पक्की बात से होता है। बहुत बड़ी सजा से कोई फायदा नहीं अगर पकड़े जाने का चांस ही कम हो, पर अगर हल्का सा जुर्माना हो और पकड़े जाने का 100% चांस हो तो लोग डरते हैं। तीसरा लेसन, महंगा इलेक्शन इज द प्रॉब्लम। जब एंट्री करोड़ों की हो तो रिकवरी का प्रेशर तो आता ही है। तो आपको क्या लगता है, क्या करप्शन नेता बदलने से खत्म हो जाएगा? क्या हमको सख्त रूल चाहिए या फिर ज्यादा ट्रांसपेरेंसी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया डिकोड विद डॉक्टर मिनल। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।